नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका करंट अफ़ेयर के खास सेशन में। जिसमें हम बात करते हैं उस दिन की प्रमुख करंट अफ़ेयर क्या प्रमुख समाचार थे, कौन समाचार आज का क्या बने, आपकी चर्चा में बने हुए हैं और किनको आपको पढ़ना चाहिए, जो क्या करें, आप कहीं न कहीं आपकी जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ क्या है, वो आपके एग्ज़ाम में आ सकें। तो ऐसे हम क्वेश्चन को कवर करते हैं और आप पर डे आपको दिखाते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज कौन-कौन समाचार आप पढ़िए, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए आवश्यक हैं, जो केवल ना आपके जितने यूपीएससी एग्ज़ाम हैं, उनको कवर करेंगे, स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम को कवर करेंगे, बल्कि जितने वनडे एग्ज़ाम हैं, उन सबको कवर करने की कोशिश करते हैं इसमें। इसके अलावा आपको थोड़ा बताने की भी कोशिश करते हैं इसमें डिटेल में क्या है। तो इसी तरह के सेशन को जोड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा स्टडी को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफ़िकेशन क्या हो सके, आप तक पहुँच सकें और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर कीजिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकन जो मैंने बता दिया उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे सारे नए वीडियो पहुँच सकें। तो देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफ़ेयर में क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुशासन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? सुशासन सूचकांक को इंग्लिश में गुड गवर्नेंस भी कहते हैं, तो गुड गवर्नेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? इससे पहले आपको बता दें, कई बार ये आ जाए आपको कि सुशासन सूचकांक कब जारी किया जाता है? तो सुशासन सूचकांक हर वर्ष 25 दिसंबर को जारी किया जाता है। आपको बता दें, 25 दिसंबर को ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की उनकी क्या होती है, पुण्यतिथि भी होती है, उनकी उस दिन का जन्मदिन है, तो उसको सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो आपको बता दें अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कब मनाया जाता है, सुशासन सूचकांक कब जारी किया जाता है? ये 25 सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अगर प्रश्न ये आता है कि सुशासन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अब आपको बता दें इसको जो विभाग जारी करता है उसका नाम है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, ठीक है? तो किस विभाग के द्वारा इसको जारी किया जाता है? प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा इसको जारी किया जाता है और प्रतिवर्ष ये अगर आप क्वेश्चन आए सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। ये इम्पोर्टेंट है। आपको बताते हैं, इस सूचकांक के अंतर्गत कृषि, वाणिज्य, मानव संसाधन, इसके अलावा आर्थिक स्थिति, इसी तरह के कुल कितने सेक्टर को कवर किया गया है 2021 में? तो 2021 में इसको कितने कवर किया गया है? बस 2021 में टोटल 10 सेक्टर को इसमें कवर किया गया है और 10 सेक्टर के कितने इन 10 सेक्टर के टोटल 58 इंडिकेटर हैं, इनको क्या किया गया है इसके अंदर यूज़ किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि 10 सेक्टर 58 इंडिकेटर हैं 2021 में और 2021 की अगर बात की जाए तो अगर प्रश्न आपसे इसमें तीसरा प्रश्न ये भी बन सकता है। पहला प्रश्न ये हो गया कि सुशासन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? मैंने आपको बता दिया प्रशासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा। अगर आपसे प्रश्न ये आता है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ष 2021 का जो सुशासन सूचकांक है, इसमें किस राज्य ने टॉप किया है? तो समग्र रूप से जो वैसे सेक्टर वाइज़ तो अलग-अलग है, लेकिन समग्र रूप से जिसने टॉप किया है, वो है गुजरात। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि किस राज्य ने टॉप किया है इसमें? गुजरात ने टॉप किया है। इसके अलावा कौन-सा आया था? नंबर 2 पे महाराष्ट्र आया था और नंबर 3 पे कौन-सा आया था? नंबर 3 पे आपका आया था गोवा, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिए याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें कि इसमें जो क्लास किया गया था, वर्गीकरण किया गया था राज्यों का, तो राज्यों का वर्गीकरण 3 4 टाइप में किया गया था। एक उपसमूह राज्य 1, उपसमूह राज्य 2, उत्तर-पूर्वी राज्य और पहाड़ी राज्य 3 और केंद्र शासित प्रदेश कितना? 4। तो आपको बता दें जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश में, उसमें किसने टॉप किया है? उसमें टॉप किया है दिल्ली ने, ठीक है? तो आपको क्या क्वेश्चन आएगा? समग्र रूप से गुजरात ने टॉप किया है, यूटीज़ में दिल्ली ने टॉप किया है, तो मतलब अगर समग्र आएगा तो गुजरात है, यूटी में दिल्ली है, टोटल 4 क्लास थे उसके, उपसमूह वर्ग 1, उपसमूह वर्ग 2 और आबा, ए-बी जो भी मान लीजिए आप। उत्तर-पूर्वी राज्य प्लस पहाड़ी क्षेत्र 3 और केंद्र शासित प्रदेश, तो 4 क्लास थे, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न इसमें ये कह रहा है कि जो डार्ट मिशन है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है? तो डार्ट मिशन को सबसे पहले आप बताते हैं, अगर डार्ट मिशन के बारे में बात की जाए, तो इसका मतलब है डार्ट का, डी से है डबल, ए से है एस्टेरॉयड, आर से रीडायरेक्शन, ठीक है? और टी से है टेस्ट, ठीक है? तो डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट इसका फुल फॉर्म हो गया एस्टेरॉयड का, कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट ये हो गया। और डार्ट मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अमेरिका की जो अंतरिक्ष संस्था है नासा, स्पेस जो है वहाँ पे कार्य करती है स्पेस के ऊपर, तो उसका आंसर क्या हो गया? नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आपको बता दें नासा ने जो डार्ट मिशन लॉन्च किया है,
ये जो डार्ट मिशन है, जो अगले वर्ष 26 सितंबर 2022 को उम्मीद है कि अपने टारगेट पे पहुँच जाएगा, और इसका टारगेट की अगर बात की जाए, तो इसका टारगेट हमसे 1.1 करोड़ किलोमीटर दूरी पर टारगेट है। तो इतनी दूरी मतलब वहाँ पर प्रकाश ईयर नापते हैं, उसके बगैर मैंने इसको बता दिया है। तो 1.1 किलोमीटर दूरी पर जो बनाया गया है, वहाँ पर एक एस्टेरॉयड, जिसका नाम है डीमोफोर्स, ठीक है? तो ये किस पे जाके जाएगा, ये डीमोफोर्स पे टकराएगा जाके। तो आप बोलेंगे टकरा क्यों रहा है? तो आपको बता दें, इसमें नासा ये करना चाहती है इसमें प्रयोग, कि अगर इनका अंतरिक्ष यान जाता है और जो एस्टेरॉयड है उसके ऊपर जाके क्या टकराएगा, और टकराने के बाद में क्या करेगा, एस्टेरॉयड की दिशा बदल देगा, जो किसी और जगह से कहीं और जगह विस्थापित कर देगा। इसमें कितनी सफलता मिलती है, इसको चेक करने के लिए डार्ट मिशन डाला गया है। क्यों? कि नासा का ये कहना है, हो सकता है भविष्य में क्या हो, कोई एस्टेरॉयड हो, वो डायरेक्ट कहाँ पे आए, पृथ्वी पे टकराए आके, और अगर वो पृथ्वी टकराए तो पृथ्वी कहीं विनाश ना हो जाए। तो उसके जब जिस डायरेक्शन में आएगा, उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए नासा क्या कर रही है, ऐसे प्रयोग कर रही है। तो उसके लिए डार्ट मिशन इसने लॉन्च किया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये है कि अभी आर्क बिशप बिशप वो होते हैं जो ईसाई मिशनरी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मौलवी होते हैं और पुजारी होते हैं, वैसे ही आर्क बिशप, जिनका नाम क्या है, डेसमंड टीटू, ये किस देश से संबंधित है? तो आपसे प्रश्न ये है। तो सबसे पहले आप बता दें, जो डेसमंड टीटू है, ये प्रश्न इसलिए बना है, इनकी हाल ही में क्या हुआ है, इनका निधन हो गया है। तो और ये काफ़ी जानी-मानी हस्ती हैं, तो इनको याद रखिएगा। जो डेसमंड टीटू हैं, किस देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका, ठीक है? तो साउथ अफ्रीका से संबंधित हैं। तो ये कोई आम इंसान नहीं है जो चर्चा में आए हैं। तो क्यों चर्चा में आए हैं, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इनको इसलिए चर्चा में आए हैं कि इन्होंने क्या किया है, आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका के अंदर क्या है, जो साउथ अफ्रीका, उसके अंदर क्या है, 2 रंग भेद की वहाँ नीतियाँ चलती हैं। वहाँ पे क्या है, 2 नस्ल रहती हैं, एक है व्हाइट, दूसरे हैं ब्लैक। व्हाइट की जो पॉपुलेशन वो कम है, और ब्लैक क्या है, यहाँ पे बहुसंख्यक में है और अवॉइड अल्पसंख्यक में है। लेकिन क्या होता है, वहाँ राज किसका चलता है, व्हाइट। तो जो सफ़ेद हैं, उनके उन्होंने रंग भेद की विरोधी, इनको आइकन के रूप में जाना जाता है, कि जो आर्क बिशप डेसमंड टीटू, इन्होंने क्या किया है, रंग भेद का वहाँ पर खुलकर विरोध किया है। और रंग भेद का विरोध करने वाले अपने अथक प्रयास करने के कारण इनको क्या बना जाता है, रंग भेद को विरोध करने वाले वहाँ के आइकन जाने जाते हैं। इनका भी निधन हुआ है। आपको बता दें, ये अपनी सहज हास्य और विशिष्ट मुस्कान के लिए जाने जाते थे। इनको यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति, जो खुद अश्वेत थे, जिनका नाम था बराक ओबामा। तो बराक ओबामा जी ने इनको क्या बोला था, इनको ना संज्ञा दी थी कि ये क्या है, नैतिकता के सूचक हैं, ठीक है? इन्होंने एथनिक कंपास इनको बोला था कि नैतिकता के दिशा सूचक हैं, ये नैतिकता को दिखाने वाले एक दिशा सूचक हैं। इन्होंने यहाँ पर जो आपको बताना चाहिए, जो रंग भेद के लिए यहाँ पर दो, एक तो नेल्सन मंडेला जी ने, तो मंडेला जी ने जो यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी, यहाँ पे विरोध किया ही है। साथ में दूसरा नाम जो डेसमंड टीटू जी हैं, टूटू, सॉरी, तो टूटू, इन्होंने जो डेसमंड टूटू, इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया है, अन्याय के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। और आपको बता दें, इन्हीं के जो सोवियत के खिलाफ इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी कि आप रंग-भेद को खत्म करिए। इनके कार्यों को देखते हुए 1984 में इनको क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनको ये नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। आपको बता दें, जब 1994 में अर्थात 1994 में जब अफ्रीका में ईसाई नस्ल भेद खत्म हुआ, और पहले वहाँ के राष्ट्रपति कौन बने थे, मंडेला। तो जब इनके लिए जो वर्ड टूटू जी ने दिया था इस राज्य के लिए, उनको बोला था रेनबो नेशन बन गया है। मतलब क्या हुआ है, एक इंद्रधनुष के समान सभी रंगों के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो रेनबो नेशन की इन्होंने क्या बोला था, इसमें बात बोली थी। इसको याद रखिएगा, ये साउथ अफ्रीका से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, गोलन हाइट्स क्या हैं? तो अक्सर ये यूपीएससी में क्वेश्चन 2015-16 में आया था चर्चा में, और फिर ये चर्चा में आया है। तो गोलन हाइट्स हैं क्या बेसिकली? तो एक तरफ है सीरिया, दूसरी तरफ है इज़राइल, ठीक है? उसके बीच में चट्टानी पठार है, इसको बोलते हैं गोलन हाइट्स, ठीक है? तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि गोलन हाइट्स क्या है, तो गोलन हाइट्स को है क्या बेसिकली, ये क्या है, एक चट्टानी पठार है, ठीक है? चट्टानी पठार है, जिसका अगर एरिया की बात की जाए, तो ये 1800 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर में फैला, 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। ये क्षेत्र क्या है, सीरिया के ये पश्चिम में है, और इज़राइल के ये पूरब में है। तो कुछ मोटा-मोटा इस तरीके से, इसमें दिक्कत क्या आ गई है कि 1967 में क्या होता है, कि इज़राइल क्या करता है, सीरिया के साथ युद्ध करता है, और इस युद्ध में क्या करता है, ये इसको गोलन हाइट्स को हथियार लेता है, और उसके बाद में आकर 1981 में क्या करता है, अपने क्षेत्र के अंतर्गत इसको इज़राइल क्या कर लेता है, शामिल कर लेता है। तो इसके लिए क्या हुआ है, ये सीरिया का क्षेत्र जिस पे इज़राइल कब्ज़ा किए हुए गोलन हाइट्स, ये भूमध्य सागर के पास यहाँ पे जगह है, इसके जस्ट पीछे भूमध्य सागर भी लगा हुआ है इज़राइल के पास। तो बता दें, ये चर्चा में इसलिए अभी इस टाइम पे क्यों है, क्योंकि इस टाइम पे सीरिया के जो नए प्रधानमंत्री आए हैं, जिनका नाम है नप्ताली बेनेट, ठीक है? तो उनका नाम क्या है, नप्ताली बेनेट। तो नप्ताली बेनेट ने क्या घोषणा की है कि गोलन हाइट्स क्षेत्र में जो अभी जितने इजरायली लोग रह रहे हैं,
उनकी पॉपुलेशन को क्या करने वाले हैं, डबल करने वाले हैं। और जिससे क्या होगा, इनके अधिकार वहाँ पे और कड़े हो जाएँगे। तो लेकिन इसको जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, चाहे मिस्र हो, चाहे इसके बाद में यहाँ पे जॉर्डन हो या फिर अफ्रीका हो या फिर भारत हो, इन सब ने क्या किया है, इसका विरोध किया है कि गोलन हाइट्स सीरिया का इलाका है, आप शांति बनाए रखिए और सीरिया को वापस करिए। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रम्प थे, तो यूएसए के टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ कहा था कि वो चाहते हैं इज़राइल पे इसका अधिकार बना रहे। तो कहीं न कहीं ये गलत तरीका है, इसलिए गोलन हाइट्स इस टाइम चर्चा में फिर आ गया है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने छेड़ने की बात कह दी है, तो गोलन हाइट्स को आप ध्यान रखिएगा, इसकी लोकेशन को अक्सर प्रश्न ये आ सकता है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अंतिम प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रगान सार्वजनिक रूप से पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो आपको सबसे पहले बता दें, भारतीय राष्ट्रगान कौन-सा है? राष्ट्रगान है, जो हम रोज़ क्लास में जन गण मन है, वो क्या है? राष्ट्रगान है। राष्ट्र की बात गीत की बात करें, तो क्या है? वंदे मातरम। इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसको रचा था, और जन गण मन है, किसको रचा था? रवींद्रनाथ टैगोर जी ने इसको क्या किया था? इसको लिखा था। तो इसको अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है, राष्ट्रीय गान के टोटल कितने वर्ष हो गए हैं इसको बने हुए, पहली बार गाए हुए? 110 वर्ष हो गए हैं, तो इसलिए इसको याद किया जा रहा है। ये पहली बार, इसको इसमें क्वेश्चन ये है कि सार्वजनिक रूप से पहली बार कब? और कब का क्वेश्चन आता है, ये 27 दिसंबर वर्ष 1911 को इसको गाया गया था। इस तरीके से इसके कितने हो गए? 110 साल हो गई हैं। अगर ये बात आ जाए कि कहाँ पर गाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस टाइम अधिवेशन हुआ था, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? उस टाइम का कोलकाता, अब इसको कलकत्ता बोलते हैं, तो कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ, तो उसमें पहली बार इसको गाया गया था। तो इसलिए अब क्या सार्वजनिक रूप से पहली बार 27 नवंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था, वहाँ पर इसको गाया गया था। तो आपको बता दें कि इसके बाद में जब हम आज़ाद हुए, तो 24 जनवरी 1950 को जब हमने राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति जब अंगीकृत किया, तो हमने इसको भारतीय राज्य का इसमें राष्ट्रगीत बनाया। इसको कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान बनाया, जन गण मन अधिनायक को। इसके रचयिता के मैंने आपको बता दिया, इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं। और रवींद्रनाथ टैगोर जी को ये सौभाग्य मिला हुआ है कि न केवल भारतीय देश ने उनके द्वारा रचित राष्ट्रगान, उनके द्वारा जो जनगण मन उसको राष्ट्रगान अपनाया है, बल्कि जो बांग्लादेश है, इसने भी आमार सोनार बांग्ला जो उन्होंने गाया था, तो 1971 में जब बांग्लादेश बना, उन्होंने इसको अपनाया है। तो भारत में जो इन्होंने राष्ट्रगान बनाया था जनगण मन, ये इन्होंने लिखा था, एक लिखी थी भारत भाग्य विधाता, ठीक है? तो भारत भाग्य विधाता की जो पहला पद है, उसका वही है जनगण मन, तो इसको अपना लिया था देश ने राष्ट्रीय गान के रूप में। इसी तरह के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, वो कंप्लीट हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकाश अध्याय के साथ। इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।